नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लुसेंट्स की ज्योग्राफी क्लास में। आज हम लोग लुसेंट्स ज्योग्राफी का जो है चौथा क्लास पढ़ने वाले हैं। पहला, दूसरा, तीसरा क्लास को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इसी चैनल पे जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जो नाम है वो लुसेंट्स सीरीज ज्योग्राफी करके नाम है। उसमें जाकर के जो है आप पहला, दूसरा, तीसरा क्लास को देख सकते हैं। आप किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं जिसमें ज्योग्राफी या जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए यह बहुत ही यूजफुल होने वाला वीडियो है। देखिए, जैसा कि एसएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बैंक यानी या बीपीएससी टीचर वगैरह, जैसा कि बिहार टीचर टीआरई 3-4 का जो वैकेंसी आने वाला है, उन सब एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उन सब के लिए जो है यह काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग जो है आज से पहले यानी 3 क्लास पढ़ चुके हैं लुसेंट्स ज्योग्राफी में। उस 3 क्लास में जो है क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, ये सारा बात पढ़ चुके हैं। ठीक ना। कर्क रेखा किसे कहते हैं, विषुवत रेखा, ये सब बातों को जो है हम लोग जान चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। विषुवत रेखा यानी पृथ्वी की मध्य सतह से होकर गुजरने वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के बराबर होती है, शून्य अक्षांश रेखा है। इन सब बातों को जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में जो है हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं, यहाँ से पढ़ने वाले हैं, कटिबंध से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कटिबंध किसे कहते हैं। देखिए, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। आप यदि इससे पहला वीडियो देखेंगे तो आज का वीडियो जो है आप लोग को काफ़ी समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए गोलार्ध की संख्या कितनी है, दो संख्या गोलार्ध की है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि 0 डिग्री रेखा जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, और ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो यही बात कह रहा है, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर अब बांटना है तो कई भागों में बांटा गया है। इस गोलार्ध को जो है ताप के आधार पर बांटा गया है, तो इन भाग को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कटिबंध कहते हैं, ये निम्न है। पहला क्या नाम है, उष्ण कटिबंध, इसी को इंग्लिश में ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। उष्ण कटिबंध जो है विषुवत रेखा से लेकर 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिणी भाग को जो है उष्ण कटिबंध कहते हैं। देखिए, जैसा कि माना कि ये ग्लोब रहा है, अब देखिए ये क्या है, 0 डिग्री रेखा है। ठीक है, अब ये क्या है, 0 डिग्री रेखा है, यानी कि विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है। अब इससे जो है आपको 30 डिग्री उत्तर जाना है और इससे 30 डिग्री दक्षिण जाना है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री दक्षिण हो गया और ये 30 डिग्री उत्तर हो जाएगा। तो इन बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, यहाँ से उत्तर से 30 डिग्री लेके दक्षिण के 30 डिग्री के बीच के क्षेत्र को जो है उष्ण कटिबंध कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं इन क्षेत्र को। ठीक है, अब देखिए यहाँ वर्ष में जो है 2 बार सूरज शीर्ष पर चमकता है। तो 2 बार चमकता है इसलिए क्योंकि सूरज जो है मैक्सिमम जो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तक ही जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में मैक्सिमम जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में जो है मैक्सिमम जो है वो क्या कहते हैं, मकर रेखा तक ही सूरज की किरणें लंबवत चमकती है। ठीक ना, तो क्या होती है कि एक बार जाते समय चमकेगी और एक बार रिटर्न आते समय, यानी 2 बार चमकती है इसलिए शीर्ष पर। ठीक ना, अब देखिए अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस भाग का मौसम क्या होता है कि सदैव गर्म रहता है। क्योंकि इस भाग का मौसम हमेशा सदैव इसलिए गर्म होता है क्योंकि इस भाग में जो है सूरज की किरण क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है। ठीक ना, लंबवत पड़ती है, और बाकी का जो भाग है उसमें सूरज की जो किरण है वो तिरछी पड़ती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उपोष्ण कटिबंध यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक ना, सब ट्रॉपिकल जोन, उपोष्ण कटिबंध को क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। अब सब ट्रॉपिकल जोन जो है 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित है। यानी कि देखिए फिर से अगर हम नया डायग्राम बना लेते हैं ताकि क्या होगा कि हमें जो है समझ में आसानी से आ जाए। नया डायग्राम कैसे बनाएंगे, फिर से हम सेम बनाएंगे। ये मान लेते हैं ग्लोब है और ये इसे 0 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, और इस रेखा को क्या मान लेते हैं, 30 डिग्री मान लेते हैं, और इधर भी उत्तरी गोलार्ध में भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 30 डिग्री, अब हमें कह रहा है क्या, 30 से 45 डिग्री, तो ये 30 डिग्री रहा तो ये रेखा मान लेते हैं कि 45 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब ये 45 डिग्री, इधर भी मान लेते हैं 45 डिग्री,
यहाँ रहा होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 30 से 45, मतलब हमें 0 से नहीं जाना है, अब इस बार 30 से 45 यह पेंट किया हुआ भाग, ठीक है, देख लीजिए यह पेंट किया हुआ भाग जो है यही 30 से 45 डिग्री का बात कर रहा है। उत्तरी गोलार्ध में ये रहा, और दक्षिणी गोलार्ध का बात कीजिएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में भी ये वाला भाग पेंट किया हुआ भाग जो है ये 30 से 45 डिग्री, यानी उत्तरी गोलार्ध में 30 से 45 डिग्री जो है इसे क्या कहेंगे, सब ट्रॉपिकल जोन कहेंगे, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन कहेंगे। इसी तरह जो है दक्षिणी गोलार्ध में भी सब ट्रॉपिकल जोन कौन सा हो जाएगा, ये 30 से 45 डिग्री वाली रेखा के बीच की रेखा, ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। तो सेम इसी तरह जिस तरह उत्तरी गोलार्ध में जो जितना क्षेत्र जो है सब ट्रॉपिकल जोन में आएगा, उतना क्या कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध में भी सब ट्रॉपिकल जोन में आएगा। याद रखना है, सब ट्रॉपिकल जोन को क्या कहते हैं, उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी कि 0 से 30 के बीच के क्षेत्र को क्या कहते थे, उष्ण कटिबंध कहते थे, उष्ण कटिबंध कहते थे। और उष्ण मतलब गर्मी होता है, और उपोष्ण मतलब उष्ण से थोड़ा सा कम गर्मी लगेगा, ठीक है। उपोष्ण में क्या क्या होगा हमें कि उष्ण से कम गर्मी लगेगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट पॉइंट जो है तीसरा पॉइंट वो शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध को क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। यह टेम्परेट जोन जो है 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और इसी तरह फिर 45 डिग्री से 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र जो कहलाएगा वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ ये 45 डिग्री है। अब यदि माना कि हम इसे मान लेते हैं 66 डिग्री, ठीक है, थोड़ा सा कलर क्या करते हैं पहले चेंज कर लेते हैं। देखिए अब हम इसे क्या मान लेते हैं 66 डिग्री, इसे जो है 66 डिग्री यदि मान लेते हैं, और इसी तरह यहाँ भी क्या करते हैं 66 डिग्री मान लेते हैं, 66 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो ये अब जो है ये हरा कलर वाला जो क्षेत्र होगा, हरा कलर वाला क्षेत्र, हरा कलर वाला जो क्षेत्र होगा ये अब शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा, ठीक है। ये हरा कलर वाला जो क्षेत्र होगा ये क्या हो जाएगा, शीतोष्ण क्षेत्र हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। तो देखिए अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, 3 पॉइंट पढ़े हैं। एक तो उष्ण कटिबंध पढ़े हैं जो 0 से 30 डिग्री के बीच के क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। उसी तरह 30 से 45 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 30 से 45 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच के क्षेत्र को जो है उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। फिर जो है 45 से 66 डिग्री के बीच के क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी बीच के क्षेत्र को जो है शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण, शीतोष्ण का अर्थ हो जाएगा, देखिए शीत का अर्थ तो ठंडी हो जाएगा और उष्ण का अर्थ क्या, गर्मी हो जाएगा। यानी कि शीतोष्ण कटिबंध में ठंडी गर्मी दोनों जो है वो हमें जो है पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ध्रुवीय कटिबंध। इसी ध्रुवीय कटिबंध, चौथा पॉइंट क्या है, ध्रुवीय कटिबंध यानी पोलर जोन। अब इसी को क्या कहते हैं, शीत कटिबंध भी कहते हैं, ठीक है, शीत कटिबंध भी कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध तो क्या कहते हैं, 45 से 66 के बीच को कहते हैं, लेकिन शीत कटिबंध जो है 66 से बाद की क्षेत्र को, फिर कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए अब जो ये क्षेत्र बचा हुआ है 66 से यहाँ उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव ये 90 डिग्री हो जाएगा, उसी तरह दक्षिणी ध्रुव यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो 66 डिग्री से 90 डिग्री का जो बीच का क्षेत्र होगा ये पीला कलर वाला, ये क्या हो जाएगा, ध्रुवीय कटिबंध हो जाएगा, पोलर जोन हो जाएगा, या इसी को शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमें क्या क्या याद रखना है देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा फिर से हम लोग देख लेते हैं। याद रखना है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध याद रखना है कि उष्ण कटिबंध जो है वो ट्रॉपिकल जोन को कहते हैं विषुवत रेखा से, यानी 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश का भाग है। उसके बाद उपोष्ण कटिबंध क्या है, 30 डिग्री के बाद का क्षेत्र और 45 डिग्री से पहले का क्षेत्र, यानी 30 से 45 के बीच का क्षेत्र दोनों गोलार्ध में। उसी तरह शीतोष्ण कटिबंध जो है 45 से 66 का बीच का क्षेत्र, दोनों गोलार्ध का बात करिएगा जब भी करिएगा, ठीक है। उसके बाद ध्रुवीय कटिबंध, इसी को क्या कहते हैं, शीत कटिबंध भी कहते हैं। यह 66 से 90 डिग्री दोनों गोलार्ध का बात कर रहा है, यानी कि 4 जो है वो कटिबंध में बांटा गया है ताप के आधार पर।
यहाँ कह रहा था ना कि कटिबंध यानी जोन, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी में जो 2 गोलार्ध है उन दोनों गोलार्ध को जो है 4-4 भागों में कटिबंध यानी कि जोन में बांटा गया है ताप के आधार पर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अक्ष है, ध्रुव है, अक्षांश है। तो देखिए पढ़ते हैं, अक्ष है, थोड़ा सा जूम कर लूं क्या। देखिए अक्ष उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती रहती है, घुमा करती है, उसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। यानी कि उत्तरी ध्रुव ये था ना, जैसा कि ये देखिए उत्तरी ध्रुव था 90 डिग्री, यही फिर 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। तो इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, यानी काल्पनिक रेखा होती है, ठीक ना। यानी पृथ्वी पर जो है ये ऑलरेडी पहले से खींचा गया रेखा नहीं है, इस पर हमारे वैज्ञानिक जो है वो अपने अध्ययन के सुविधा के लिए जो है वो यह रेखा जो है काल्पनिक रेखा खींचे हुए हैं, जिसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। इस अक्ष पर जो है पृथ्वी घुमा करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्रुव, पृथ्वी पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरती है, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव का बात करा रहा है। अक्षांश यानी किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी, यानी ये था विषुवत वृत्त था ना, ये 0 डिग्री क्या था, विषुवत वृत्त था, इसके उत्तर या इसके दक्षिण पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। उसके बाद अक्षांश वृत्त का बात कर रहा है, तो विषुवत वृत्त के समांतर खींचे हुए, यानी यह विषुवत वृत्त है तो इसके जो ये समांतर हम लोग 30 डिग्री खींचे हैं, 45 डिग्री खींचे हैं, 66 डिग्री खींचे हैं, यह क्या है, अक्षांश वृत्त है, यानी अक्षांश रेखा है। अब देखिए देशांतर का बात कर रहा है, तो किसी भी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, यह जो रेखा अभी हम खींचे हैं ना, यह रेखा पूरब से पश्चिम की ओर खींचे हैं, ठीक है। यह रेखा अभी किधर से किधर की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर खींचे हैं। लेकिन देशांतर रेखा जो है क्या होता है, देख लीजिए यहाँ, देशांतर रेखा एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त, यानी यह ध्रुव है और यह भी ध्रुव है, इन दोनों को जब क्या होता है, ये मान लीजिए कि ध्रुव है, ये ध्रुव है और ये ध्रुव है, इन दोनों को जो है मिलाया जाता है जिस रेखा से, उस रेखा को क्या कहते हैं, उस रेखा को क्या कहते हैं, तो देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक ना। अब किसी भी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूरब या पश्चिम की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, पूरब या पश्चिम। यानी कि माना कि यह 0 डिग्री को प्रधान या मध्याह्न रेखा माना गया है, प्रधान रेखा जो है 0 डिग्री को माना गया है, तो इसके पूरब या इसके पश्चिम, इसके पूरब या इसके पश्चिम की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त को जो है देशांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए स्थानीय समय, इस अक्षांश, देशांतर, इन सब के बारे में हम लोग जो है क्लास 3 में, यानी कि इसी चैप्टर का सॉरी लुसेंट का जो ही है वीडियो, तीसरा वीडियो जो होगा उसमें हम लोग जो है अत्यधिक जो है डीप में जाके जो है अध्ययन किए हुए हैं। अब देखिए क्या है स्थानीय समय, स्थानीय समय किसी स्थान के मध्याह्न सूरज से निर्धारित किया गया समय को स्थानीय समय कहते हैं। यानी किसी स्थान पर जब सूरज आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं, इस समय को वहाँ स्थानीय समय कहते हैं, तो याद रखिएगा। अब देखिए मानक समय किसे कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर का स्थानीय समय, यानी कि मानक समय किसे कहते हैं, जैसा कि देखिए 0 डिग्री को जो है ग्रीनविच के लंदन से खींचा गया है, इसे प्रधान या म्युत्तर रेखा कहते हैं। और इसके पूरब में 82.5 डिग्री रेखा जो है उसे भारत का क्या माना गया है, मानक समय रेखा माना गया है। यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर जो है भारत की समय की जो है वो गणना किया जाता है, भारत की समय की क्या किया जाता है, गणना किया जाता है। तो भारत का मानक रेखा कौन सा हो जाएगा, 82.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो टॉपिक कौन सा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कह रहा है, ठीक है।
देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कह रहा है, यानी कि पृथ्वी की लेयर, आंतरिक लेयर के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे और यहाँ से हमारे एग्जाम में जो है अत्यधिक क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिक में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्का एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित परमाणुओं को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किए गए हैं। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो तापमान, दबाव, घनत्व, उल्का एवं भूकंपीय तरंग, भूकंप तरंग, उल्का वगैरह वगैरह से जो है हम लोग परमाणु को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को 3 भागों में बांटा गया है। देख लीजिए लिखा क्या गया है कि पृथ्वी के, थोड़ा सा साइड कर देते हैं इसे ताकि इधर लिखने में अच्छा होगा। देखिए पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को 3 भागों में बांटा गया है। भूप्रपट्टी, क्रस्ट, सेकेंड भाग को मेंटल यानी बीच वाले भाग को हिंदी में आवरण कहते हैं, केंद्रीय भाग यानी आंतरिक भाग को कोर कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम यदि इसमें जो है समझने का कोशिश करें तो देखिए मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। देखिए इस ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। और इस बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और इस आंतरिक भाग को पूर्ण रूप से, ये मान लीजिए पृथ्वी है तो ऊपर वाले भाग को क्रस्ट कहते हैं। यहाँ ये तो सतह है, इस क्रस्ट पे क्या है? सतह है, ठीक है। और इसे क्रस्ट कहते हैं। और इस क्रस्ट के बाद के भाग को मेंटल कहते हैं। मेंटल के बाद यानी आंतरिक भाग, आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, ठीक है। आंतरिक भाग को कोर कहते हैं, याद रखना। अब देखिए क्रस्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि क्रस्ट के बारे में क्या कहा गया। देखिए क्रस्ट के बारे में क्या कहा गया है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूप्रपट्टी कहते हैं, यानी कि क्रस्ट कहते हैं, जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। ऊपरी भाग यह अंदर की तरफ जो है 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यानी कि भूप्रपट्टी के भाग पृथ्वी के जो है सतह से यह कितने 34 किलोमीटर अंदर तक जो है फैला हुआ है। 34 किलोमीटर अंदर तक की सतह को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए क्रस्ट पर ही एक बात और याद रखिएगा, इस लुसेंट में नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया था। क्या दिया गया था? थोड़ा सा इसे पहले इरेज कर लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी में क्या दिया गया था कि क्रस्ट पर ही जो है वो क्या है, इसी क्रस्ट पर क्या है? महाद्वीप भी है ना। हम लोग जानते हैं महाद्वीप स्थल, और इसी क्रस्ट पर जो है महासागर भी है, ठीक ना, याद रखिएगा। इसी क्रस्ट पे महाद्वीप भी है, इसी क्रस्ट पर महासागर भी है। महासागर का फैलाव मेंटल कोर वगैरह में नहीं है, क्रस्ट पर ही है, ठीक ना। और जहां जो है महासागर की उपस्थिति है, माना कि यहाँ महासागर की उपस्थिति है, यहाँ इधर जो है महासागर, मान लेते हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर इधर है, ठीक है, प्रशांत महासागर है। अब जब प्रशांत महासागर यहाँ है तो क्रस्ट की मोटाई वहाँ कम हो जाएगा। जिस भाग में महासागर है ना, महासागर जिस भाग में क्या है? महासागर है, वहाँ क्रस्ट की मोटाई जो है, क्रस्ट की मोटाई क्या हो जाता है? कम हो गया है, मोटाई कम है, क्योंकि महासागर है, ऊपर से पानी है, तो नीचे में तो मोटाई स्वाभाविक है कि कम होगा। तो उस भाग में एनसीईआरटी में जो दिया गया है कि जिस भाग में महासागर है उस भाग में क्रस्ट जो है महासागर की तल से 5 किलोमीटर अंदर तक है, ठीक है, 5 किलोमीटर अंदर तक है। और जिस भाग में महाद्वीप है उस भाग में जो है 5 से लेकर के जो है 30 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर तक जो है महाद्वीपीय भाग में जो है वो क्या कहते हैं? 30 किलोमीटर तक महाद्वीपीय भाग में क्रस्ट का फैलाव है, और महासागर वाले भाग में 5 किलोमीटर तक जो है क्रस्ट का फैलाव है, ठीक ना। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है? भूप्रपट्टी कहते हैं, और यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, ठीक ना, याद रखना। अब देखिए यह मुख्यतः किसका बना हुआ है? क्या दिया गया है कि यह मुख्यतः जो है बेसाल्ट चट्टान से बना है। यह मुख्यतः किस चट्टान से बना है? बेसाल्ट चट्टान से बना है, यानी कि क्रस्ट।
लुसेंट में दिया गया है कि मुख्यतः बेसाल्ट चट्टान से बना है क्रस्ट। लेकिन क्या कहते हैं एनसीईआरटी में जो दिया गया था, एक बार हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी का भी क्या है कि देखिए एनसीईआरटी में जो दिया गया था ना, वो महाद्वीप और महासागर, महासागर क्या था एनसीईआरटी में कि महासागर जो था वो बेसाल्ट से बना हुआ था, ठीक है। महासागर बेसाल्ट से बना हुआ था और महाद्वीप वाले भाग का जो है ग्रेनाइट, महाद्वीप वाले भाग का एनसीईआरटी में जो दिया गया है कि महाद्वीप वाले भाग का जो क्रस्ट है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है और महासागर वाले भाग का जो क्रस्ट है वो बेसाल्ट से बना हुआ है, ठीक ना। तो याद रखिएगा एनसीईआरटी में दिया गया था। अब देखिए आगे फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट कि पहला है सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम और दूसरा है सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्यूमिना तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है, ठीक ना। इसमें भी देखिए एनसीईआरटी में क्या दिया गया था कि महाद्वीप जो है इसका जो क्रस्ट में जो अधिकता है ना, महाद्वीप की क्रस्ट में जो अधिकता है वो सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम की है। और 7th क्लास की एनसीईआरटी में यह दिया गया है कि सियाल महाद्वीप की क्रस्ट में अधिकता है और महासागर की क्रस्ट में जो अधिकता है वो सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा यह इम्पोर्टेंट और इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी जो TRE 1 बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था टीचर का, उसमें पूछा गया था कि महासागर की जो प्रपट्टी बना हुआ है, महासागर की जो क्रस्ट बना हुआ है वो सिलिका या एल्युमिनियम से बना है या सिलिका या मैग्नीशियम से। तो याद रखिएगा सिलिका और मैग्नीशियम से महासागर की प्रपट्टी बना हुआ है और सिलिका और एल्युमिनियम से जो है महाद्वीप की प्रपट्टी बना हुआ है, ठीक ना। और इस तरह क्लियर करके जो है लुसेंट में नहीं दिया गया है, लुसेंट में डायरेक्ट सियाल वगैरह दे दिया है, ठीक ना। तो याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्रस्ट भाग का जो औसत घनत्व है वो 2 पॉइंट कितना है 7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। अब सेंटीमीटर क्यूब इसलिए दिया गया है क्योंकि यह घनत्व का क्या है एसआई मात्रक है, ठीक ना। अब देखिए यह नेक्स्ट पॉइंट, यह पृथ्वी के कुल आयतन का क्या है 0.5% भाग घेरते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया गया था वो 0.5% ना दे के 1% जो है वो क्रस्ट का दिया गया था। देख लीजिए एक बार में 1% दिया गया था क्रस्ट का, ठीक ना। 1% क्रस्ट का दिया गया था पूरे पृथ्वी के आयतन का। 83% जो है वो मेंटल का दिया गया था पूरे पृथ्वी के आयतन का। और 83 1 84 हो गया और 16% जो है वो दिया गया था इसका यानी कि कोर का, ठीक ना। तो याद रखिएगा यानी कि 16% आयतन, पूरे पृथ्वी के आयतन का 16% आयतन जो है वो कोर का आयतन होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है भूपटल की रचना सामग्री यानी वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन जो है वो 46.5% जो है ऑक्सीजन जो है वो भूपटल क्रस्ट में पाया जाता है। 46%। याद कैसे रखिएगा क्रम के अनुसार से OCALFE 5 याद रखिएगा OCALFE यानी कि ऑक्सीजन सबसे पहले ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है, उसके बाद आयरन पाया जाता है। इस क्रम में याद रखना है ऑक्सीजन OCALFE, ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम Fe। देख लीजिए सिलिकॉन इतना दिया गया है, तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम दिया गया है, चौथे स्थान पर लोहा 5% और 5वें स्थान पर कैल्शियम दिया गया है, फिर छठे स्थान इस तरह करके जो है वो दिया गया है भूपटल की रचना सामग्री में गैस का तत्व का क्या योगदान है यह दिया गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है मेंटल के बारे में। मेंटल के बारे में नेक्स्ट पेज में दिया गया 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थर की समूह की चट्टान से बना है। बेसाल्ट पत्थर की समूह की चट्टान से मेंटल के बारे में दिया गया है 2900 किलोमीटर। मेंटल के बारे में कितना 2900 किलोमीटर। लेकिन क्रस्ट थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, देखिए यहाँ तक। अब देखिए मेंटल और क्रस्ट, पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अभी क्रस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, क्रस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं।
इस क्रस्ट के बारे में हम लोग क्या किए हैं कि पढ़ चुके हैं। अभी अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो मेंटल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस मेंटल में 2900 किलोमीटर मोटा, यानी कि यहाँ से जब हम आएंगे तो 2900 किलोमीटर नीचा जाएंगे, वहां तक जो है हमें मेंटल दिखने को मिलेगा। और यहाँ से 34 किलोमीटर नीचा, यानी कि ऊपर से 34 किलोमीटर नीचा जाएंगे तो हमें क्रस्ट दिखने को मिलेगा, ठीक ना, याद रखना है। अब देखिए मुख्यतः बेसाल्ट पत्थर के समूह की चट्टान से बना हुआ है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। मेंटल को अगर थोड़ा सा हम लोग डिटेल करें, जैसा कि एनसीईआरटी क्या कहते हैं ज्योग्राफी ना, एनसीईआरटी ज्योग्राफी 11th के अनुसार हम लोग जो डिटेल करें तो देखिए कैसे हो जाएगा। एनसीईआरटी में जो है देख लीजिए एक बार, एनसीईआरटी में कैसे जो है वो मेंटल को बांटा गया है 11th क्लास की एनसीईआरटी में। इसे क्रस्ट कहा गया है। उसके बाद जो है मेंटल को 3 भाग में बांटा गया है। अपर मेंटल इसे कहा गया है, ठीक है। और इसे जो है एस्थेनोस्फीयर कहा गया है, यानी कि दुर्बलता मंडल कहा गया है, दुर्बलता मंडल कहा गया। और इसे लोअर मेंटल कहा गया है, यानी कि यह तीनों किसका भाग है, मेंटल का ही भाग है, ठीक है। यह तीनों जो है मेंटल का ही भाग है, याद रखना है। ऊपर वाले भाग को अपर मेंटल, नीचे वाले भाग को लोअर मेंटल और बीच वाले भाग को दुर्बलता मंडल कहा गया है। यानी मेंटल को 3 भाग में जो है एनसीईआरटी लुसेंट 11th क्लास की 11th एनसीईआरटी में जो है वो बांटा गया है, दुर्बलता मंडल, अपर मंडल मेंटल और लोअर मेंटल। अब होता क्या है कि यह दुर्बलता मंडल वाला जो भाग है मेंटल का, दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर वाला, यह प्लास्टिक अवस्था में है, प्लास्टिक अवस्था में है ना। प्लास्टिक अवस्था क्या है, यानी कि प्लाज्मा अवस्था में, यानी कि पिघला हुआ अवस्था में है, ना ही पूर्ण रूप से ठोस है और ना ही पूर्ण रूप से द्रव है, वह पिघला हुआ अवस्था में है, पिघला हुआ अवस्था में है दुर्बलता मंडल, ठीक है। इस क्षेत्र से जो है संवहनीय धारा जो है वह भी हमें क्या होता है इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। संवहनीय धारा क्या होता है कि गोल गोल चक्र लगाना, गोल गोल चक्र लगाना, ठीक है। और संवहनीय धारा इस तरह जो है गोल गोल चक्र लगाता है, संवहनीय धारा कहते हैं। और इसी क्षेत्र में जो है हमें इस तरह गोल गोल चक्र लगाते हुए यह जो है प्लाज्मा दिखता है, इसलिए दिखता है क्योंकि यह पिघला हुआ है। तो याद रखिएगा संवहनीय धारा की उत्पन्न किस क्षेत्र में होती है, तो मेंटल की जो है दुर्बलता मंडल में, यानी कि एस्थेनोस्फीयर में होती है, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए क्या कह रहा था यहाँ कह रहा था कि मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं, यानी कि मेंटल को 3 भाग में बांटा गया है। और इसी दुर्बलता मंडल को मेंटल क्या कहते हैं, मैग्मा का चैम्बर कहते हैं। इसी दुर्बलता मंडल को जो है मैग्मा का क्या कहते हैं, मैग्मा का चैम्बर कहते हैं, मैग्मा का चैम्बर कहते हैं इसी दुर्बलता मंडल को, ठीक ना। मेंटल वाला भाग है सेकंड भाग, यानी बीच वाला भाग है, इसे मैग्मा का चैम्बर कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी भाग से ज्वालामुखी का क्या होता है, विस्फोट होता है, ठीक ना। याद रखिएगा इसी भाग से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, किस भाग से, दुर्बलता मंडल से, एस्थेनोस्फीयर से। और इसी दुर्बलता मंडल पर जो है हमारा पृथ्वी का जो है वो क्या है, प्लेट है। प्लेट जो टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ है वो प्लेट है। और इसी प्लेट, इसी दुर्बलता मंडल, यही दुर्बलता मंडल जो है में संवहनीय धारा उत्पन्न होता है, जिस वजह से क्या होता है, यानी कि यह दुर्बलता मंडल संवहनीय धारा उत्पन्न होता है, यानी कि यह दुर्बलता मंडल जो है वृत्ताकार गति कर रहा है। और वृत्ताकार गति कर रहा है जिस वजह से इस पृथ्वी का जो प्लेट है यह भी गति करता है। और जब यह गति करता है तो यह क्या होता है, कभी जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो आपस में टकरा जाता है और टकराने के बाद भूकंप की उत्पत्ति कर देता है। यानी हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी का भी विस्फोट इसी दुर्बलता मंडल से होता है और इसी के सतह से, यानी कि मेंटल वाले भाग से ही, मेंटल वाले भाग से ही किसका उत्पन्न होता है, भूकंप का। यानी याद रखिएगा ज्वालामुखी का भी उत्पन्न मेंटल वाले भाग से और भूकंप का भी उत्पन्न किस भाग से, मेंटल वाले भाग से ही होता है।
अब आगे कह रहा है कि इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग क्या है, घेरे हुआ है। ठीक ना, याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब क्या कहते हैं, मेंटल की सीमा, क्रस्ट की सीमा और कोर की सीमा को नाम कैसे रखा गया। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग पहले क्या करते हैं, इन्हें इरेज कर लेते हैं, तब और आसानी से हमें क्या होगा, समझ में आएगा। पूरा ही इरेज कर देते हैं, ठीक है। इन सबको भी इरेज कर दूं। देखिए ये कोनराड असंबद्धता के बारे में क्या कहा गया है। कोनराड असंबद्धता, मोह विसिक, ये सब को हम लोग क्या करते हैं, 2 ट्रिक याद रखना है, ठीक है। एक ट्रिक याद रखना है कर ले, ठीक है, और एक याद रखना है मग। इन दोनों ट्रिक से जो है सारा ये नाम हम लोग याद रख लेंगे। अब देखिए क से क्या हो जाएगा, कोनराड, कोनराड, ठीक है। र से जो हो जाएगा वो रेप्टी, देखिए जैसा कि दिया हुआ है। ले से क्या हो जाएगा, लेहमैन, ठीक है। तो पहले इन तीनों के नाम को हम लोग देख लेते हैं कि इन तीनों नाम से क्या हमें मिलता है। यह तीनों क्या था, वैज्ञानिक था, कोनराड, रेप्टी, लेहमैन, ये तीनों वैज्ञानिक था। अब इन तीनों को नाम हमें क्यों याद रखना है, तो देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है। कोनराड असंबद्धता जो है वो ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच की सीमा के क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। यानी कि देखिए क्या हुआ है कि जो है ये थोड़ा सा यदि हम लोग डायग्राम बना ले तो देखिए ये जैसा कि क्रस्ट है, देखिए 1 मिनट रुकिएगा। देखिए ये जो क्रस्ट है, ये जो क्या है, क्रस्ट है, ठीक है। ये क्या है, क्रस्ट है। इस क्रस्ट को 2 भागों में बांटा, और 2 भाग में किसने बांटा, यानी सीमा का निर्धारण, यानी इस ऊपर वाले भाग को अपर क्रस्ट कहा, ठीक है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट नीचे वाले भाग को कहा। यह काम किसने किया, तो कोनराड नाम के वैज्ञानिक ने किया, कोनराड नाम के वैज्ञानिक ने किया। इन्हीं के नाम पर इन सीमा का नाम रखा गया कोनराड असंबद्धता, ठीक ना। यानी अपर क्रस्ट, क्रस्ट को 2 भाग में बांटती है कौन से वैज्ञानिक, कोनराड, और इसी के नाम पर इन सीमा का नाम रखा गया कोनराड असंबद्धता। यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, यानी ऊपरी क्रस्ट वाला भाग और निचला क्रस्ट वाला भाग के बीच में जो सीमा का निर्धारण होता है वो कोनराड असंबद्धता के नाम से होता है। अब देख लीजिए रेप्टी आता है ना, तो रेप्टी क्या करता है, यह मेंटल वाले भाग को 2 भागों में बांटता है। यानी कि यह यदि हम मान लेते हैं यहाँ से इसे मेंटल यदि मान ले, इस भाग को यदि हम मेंटल मान लेते हैं, मानते नहीं है, यह होता ही है बीच में। तो मेंटल के अगर हम 2 भागों में यहाँ से यदि बांट देते हैं तो इसे इस सीमा का जो नाम हो जाएगा, यानी कि अपर मेंटल ऊपर वाला भाग और लोअर मेंटल। तो इस सीमा यानी कि मेंटल को 2 बराबर भागों में बांटने वाली सीमा का जो नाम हो जाएगा वो रेप्टी असंबद्धता हो जाएगा। देख लीजिए जैसा कि यहाँ दिया गया है, रेप्टी असंबद्धता यानी कि ऊपरी मेंटल एवं निचले के बीच की सीमा के क्षेत्र को रेप्टी असंबद्धता कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा गुटेनबर्ग, सॉरी लेहमैन, लेहमैन ये हो जाएगा। लेहमैन देखिए क्या कहता है कि बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के सीमा के क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। यानी कि क्रोड को अब फिर से 2 भागों में किसने बांटा, तो लेहमैन नामक वैज्ञानिक ने बांटा। लेहमैन, यह क्रोड हो जाएगा, यह क्रोड हो जाएगा, ठीक है। और इस क्रोड को 2 भागों में किसने बांटा, लेहमैन नामक वैज्ञानिक ने बांटा। तो इसी के नाम पर जो है क्रोड के बीच की सीमा का नाम रखा गया लेहमैन असंबद्धता। इसे अपर क्रोड कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, ऊपरी क्रोड कहेंगे, और इसे लोअर क्रोड यानी कि निचली क्रोड कहेंगे, ठीक ना। तो याद रखना है, यानी कि 3 वैज्ञानिक का नाम याद रखना है ट्रिक से। करले ट्रिक का नाम याद रखिएगा, ट्रिक को किस नाम से याद रखिएगा, करले, ठीक है। और क से हो जाएगा कोनराड, कोनराड ने सबसे पहले क्रस्ट को 2 भागों में बांटा, इसलिए कोनराड के नाम पर ही क्रस्ट के बीच की सीमा का नाम रखा गया।
कोनराड। उसके बाद रॉ में रेप्टी, यानी कि बीच में रॉ आ जाता है तो बीच वाला भाग मेंटल है, तो मेंटल को दो भागों में बांटा, तो किसने बांटा? रेप्टी ने बांटा, तो इसी के नाम पर मेंटल वाले सीमा का नाम रखा गया। उसी तरह जो है लेहमैन ने क्या किया कि जो है ये कोर को बांटा, इसलिए कोर का नाम जो है लेहमैन के नाम पर रखा गया, कोर की सीमा का। ठीक ना। तो यहां से हम लोग क्या किए हैं, तीन वैज्ञानिक को निपटा दिए हैं, एक कोनराड को, एक क्या कहते हैं कोनराड को, और एक रेप्टी को, और एक लेहमैन को निपटा दिए हैं। अब बचा है मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद क्या बचा है? गुटेनबर्ग विसार्ट असमर्थता बचा हुआ है हमें। अब देखिए इसे कैसे निपटाएंगे, तो देखिए क्या कहते हैं मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी किसे कहते हैं? तो क्रस्ट एवं मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र को जो है वो मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, क्रस्ट और मेंटल। अब देखिए थोड़ा सा फिर से अगर हम डायग्राम यदि बनाते हैं क्रस्ट और मेंटल का, ये मान लेते हैं क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो इसे क्रस्ट मान लेते हैं, इसे मेंटल मान लेते हैं बीच वाले क्षेत्र को, और इसे कोर मान लेते हैं। ठीक है। तो अब देखिए क्रस्ट और मेंटल, ये क्रस्ट रहा और ये मेंटल, तो इस सीमा का निर्धारण किसने किया? इस सीमा का निर्धारण मोह नाम के वैज्ञानिक ने किया, इसलिए मोह असमर्थता इसे कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल को बांटने वाली सीमा को। मेंटल और कोर को बांटने का काम किसने किया? यह जो है गुटेनबर्ग ने किया, इसलिए मेंटल और कोर की सीमा को जो है गुटेनबर्ग के नाम से रखा गया। यानी जो वैज्ञानिक ने बांटने का कार्य किया उसी वैज्ञानिक के नाम पर जो है उस सीमा का नाम रखा गया है। तो इसे हम लोग जो है मग नाम के ट्रिक से याद रखेंगे, मौ से मोहो और गौ से गुटेनबर्ग। ठीक ना, याद रखिएगा। मौ से मोहो यानी ऊपर वाले दो भाग क्रस्ट और मेंटल को निर्धारण किया सीमा का, उसके बाद गौ से गुटेनबर्ग यानी कि मेंटल और कोर की सीमा का निर्धारण किया। तो इस तरह हम लोग जो है 5 वैज्ञानिक को आसानी से नाम को याद रख सकते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए केंद्रीय भाग क्या है? कोर। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर निकेल व फेरस का बना हुआ है, याद रखना है, निकेल व फेरस का बना हुआ है, इसलिए इसे कोर को क्या कहते हैं? नीफे भी कहते हैं, नीफे भी कहा जाता है। ठीक ना, नीफे भी कहा जाता है। इसका औसत घनत्व जो है वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है, और यह पृथ्वी के कुल आयतन का कितना है? 16% भाग घेरे हुआ है। पहला बात याद रखिएगा कि यह जो है निकेल व फेरस का बना हुआ है, इसलिए नीफे कहते हैं। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इसका आयतन जो है 16% जो है वो कुल आयतन है पृथ्वी का। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। द्रव अथवा किस अवस्था में है? प्लास्टिक अवस्था में है। तो देखिए क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा, सॉरी कोर को क्या किया गया है? दो भागों में बांटा गया है। यह माना कि क्या है? कोर है। अब इस कोर को दो भागों में बांटा गया है, तो यह वाला भाग जो है कोर का जो ऊपरी भाग जो है ना, और यह इनर कोर है ना, यानी आंतरिक भाग है, नीचे वाला भाग। यह भाग तो ठोस है कोर का, और यह वाला भाग जो है प्लास्टिक अवस्था में है, प्लास्टिक अवस्था में है। किस अवस्था में है? प्लास्टिक अवस्था में है, यानी कि प्लाज्मा अवस्था में है। ठीक ना, प्लाज्मा अवस्था में है। तो याद रखिएगा कोर को दो भागों में, आउटर कोर इसे कहते हैं, यानी ऊपरी कोर को प्लाज्मा अवस्था में ऊपरी कोर है, और आंतरिक कोर जो है वो ठोस अवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक ना, तो याद रखिएगा पृथ्वी का औसत घनत्व, ये तो अलग अलग भाग का औसत घनत्व था, लेकिन पृथ्वी का यदि औसत घनत्व आपसे पूछ दे तो याद रखना है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। एवं पृथ्वी की जो औसत त्रिज्या हो जाएगी वो 6370 किलोमीटर हो जाएगी, और एनसीईआरटी में 6371 किलोमीटर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बढ़ता जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जो है वो जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है, और यह क्षेत्र समुद्र तल से क्या है? 400 मीटर नीचा है। तो देखिए यह पॉइंट पढ़ करके जो है कंफ्यूज करते होइएगा, क्योंकि जो है प्रशांत महासागर मेरियाना ट्रंच में जो है जो खाई है, उस खाई को लेकर के क्या करते होइएगा? कंफ्यूज करते होइएगा। तो देखिए यहाँ हम क्या लाए हैं लिख करके, शायद नहीं लाए है ना। देखिए यहाँ हम लोग कैसे समझेंगे इसको।
देखिए ये क्या कह रहा है कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र कौन सा है। स्थल क्षेत्र का यह बात कर रहा है ना। और वह जो प्रशांत महासागर में जो खाई है, क्या कहते हैं उस खाई को, गर्त मरियाना ट्रंच में, प्रशांत महासागर के मेरियाना ट्रंच में ना, मेरियाना ट्रंच में एक खाई है, उस खाई का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वह खाई जो है 1100 मीटर क्या है, गढ़ा है। 1100 मीटर जो है वो गहराई तक गया हुआ है मरियाना ट्रेंच में। ठीक ना। तो वो ये जो गहराई जो है यह कहाँ है, यह महासागर में है। ठीक ना, यह महासागर में है। लेकिन यहाँ जो बात कर रहा है यह स्थल क्षेत्र पर बात कर रहा है। याद रखिएगा कि स्थल क्षेत्र अगर आपसे पूछ दे तो सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर हो जाएगा। और यह मृत सागर कहाँ है, इजराइल की सीमा पर है। ठीक ना, इजराइल, जॉर्डन और इजराइल दोनों देश की सीमा पर है, आसपास का क्षेत्र है। और यह क्षेत्र जो मृत सागर, इसका नाम इसलिए रखा गया है कि सबसे अधिक पृथ्वी पर खारे पानी का जल यही मृत सागर में है। ठीक ना, इसलिए क्यों, और यह मनुष्य के जो है वो किसी भी कार्य लायक नहीं है, इसलिए इसका नाम मृत सागर रखा गया। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन कितनी है, 400 मीटर नीचा है। और यह स्थलीय क्षेत्र का हम बात कर रहे हैं, सबसे नीचा क्षेत्र स्थल क्षेत्र में। ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। उसके बाद जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बतलाया और पृथ्वी की बाहरी सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वह पृथ्वी का क्या पढ़ रहे थे, आंतरिक सतह पढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन अब जो बात करा जा रहा है वह पृथ्वी की बाहरी सतह का बात करा जा रहा है। और इस बाहरी सतह को जो है हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे, यानी कि 5वां क्लास में जो है हम लोग इस पृथ्वी के जो है आंतरिक सतह को देखेंगे। ठीक है।